नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCSA के YouTube चैनल पर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो TGT PGT परीक्षाओं में आने वाले हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये एग्ज़ाम्स जो आपके आगामी पेपर्स हैं, जो प्रवक्ता परीक्षा, पॉलिटिकल साइंस और TGT के जो एग्ज़ाम्स हैं, GIC के लेक्चरर्स के जो वैकेंसीज़ हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें काफ़ी उपयोगी होगा, उम्मीद करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं ये राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी संभावित परीक्षाओं में आने की पूरी संभावनाएं हैं। पहला प्रश्न हम लोगों की स्क्रीन के सामने है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। ये सारे क्वेश्चंस देखिए हैं आसान, सहजता इससे है, बशर्ते ये है कि आपके एग्ज़ाम के समय में आपके दिमाग में होने चाहिए प्रश्न, तो फिर आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे ये आपके लिए। पहला क्वेश्चन था आपका, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शंस दे रहा है, धर्म की राजनीति से पृथकता, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है राज्य का कोई धर्म न होना, और चौथा है धार्मिक समानता। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है आपका, राज्य जो आपका है, उसका अगर कोई कंट्री इस तरह से है कि जिसका कोई अपना स्पेसिफिक धर्म नहीं है, कोई राज्य जैसा है, राज्य मतलब मीन्स आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब होता है कंट्री। अगर कंट्री कोई अपने आप को कोई धार्मिक कंट्री अपने आप में नहीं है तो वो मोस्टली धर्मनिरपेक्ष कंट्री होती है। यहाँ तक कि लोग घोषित करते हैं अपने राज्यों में, देश को, कि हमारी कंट्री कैसी है, धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है। जैसे अभी भारत पाकिस्तान जब आज़ाद हुए तो भारत जो आपका कंट्री बना वो धर्मनिरपेक्ष अपने आप को घोषित किया, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें पाकिस्तान को तो इन्होंने अपने आप को धार्मिक कंट्री के रूप में स्थान अपना इस्टेब्लिश किया अपने आप को, और अपने आप को धार्मिक राष्ट्र के रूप में लेकर के विश्व पटल पे आए। लेकिन भारत ने क्या किया कि यहाँ पर सभी धर्मों को समान संरक्षण देने की बात कही गई, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों को समान रूप से स्वतंत्रता दी गई है। तो अगर किसी कंट्री का कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं होता है, यानी कि कोई धर्म उसने अपना घोषित नहीं किया है, तो वह कंट्री क्या होती है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री के रूप में होती है। तो भारत भी क्या है, राज्य का कोई धर्म ना होना, मतलब धर्मनिरपेक्ष की श्रेणी में ये आएगा आपको, ठीक है। और इस आधार पे ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये आपका है। ये आपका पहला कह रहा है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो ये आप जानते हैं जैसा कि ये 7वीं अनुसूची में आप लोगों ने अनुसूचियों का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था कि 7वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है, जो है संघ और राज्य के बीच में जो विषय है वो 7वीं अनुसूची के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे विषय, कौन कौन से विषय हैं ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। जैसे संघ सूची के विषय में कितने थे, पहले 97 थे, बाद में 100 हो गए, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे कि राज्य सूची के विषयों की संख्या थी वो पहले कैसे कितनी थी, 66 थी, फिर उसके बाद में घट करके 61 हो गई, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक मैं छोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन कि जिसमें कि आप बताएंगे कि समवर्ती सूची में, है ना, समवर्ती सूची में कितने विषय आ गए थे, क्या उनकी संख्या बढ़ी थी या घटी थी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने, जिन लोगों ने हम लोगों के डिटेल वीडियो देखे होंगे उनको बहुत ही ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा। तो 368 यह है, संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है संसद को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे का बी हो जाएगा आपका। और चौथा क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद में वैधानिक परामर्शदाता थे, कौन थे। तो आपको जवानी याद होना चाहिए क्वेश्चन, उम्मीद है याद भी आप लोगों के होगा। पहला कह रहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरा राजेंद्र प्रसाद है, तीसरा B.N. राव है, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आपकी कि कौन इसमें परामर्शदाता आपके रहे हैं। तो B.N. राव साहब रहे हैं, 100% आपका है, इसमें से सभी क्वेश्चन आपको पते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, ठीक है।
तो देखिए अब इसमें से क्या है, इसमें 395 अनुच्छेदों के बारे में बता रहा है, ठीक है, आपके अनुच्छेदों की संख्या जो बता रहा है 395 अनुच्छेद के बारे में कह रहा है। अच्छा ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है 445 दे रहा है, दूसरा है 392 है, और तीसरा है 546 है, और चौथा ऑप्शन है आपका 395। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मूल संविधान में हमारे क्या है 395 अनुच्छेदों का ही जिक्र किया गया है। और इसके साथ देखेंगे अगर तो 100 समथिंग जो है संशोधन अभी तक हो चुके हैं। तो जो संशोधन हुए हैं वो संविधान में ही मूल रूप से जुड़े हैं। तो उस तरह से अगर संख्या देखेंगे तो हमारा उसके परिप्रेक्ष्य में लगभग करीब में 400 कुछ संविधान संशोधन के आधार पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देखेंगे एक्चुअल में यहाँ पे जो क्वेश्चन सीधे एग्जैक्टली 395 दिया है, तो आप ऑप्शन को यही आप टिक करेंगे, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। 395 अनुच्छेद हैं उनके बारे में ही आप जिक्र करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान निर्माता परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, पहला है 9 अगस्त 1942 को, दूसरा है 26 जनवरी 1985 को, तीसरा है 15 अगस्त 1947 को, और चौथा है 9 दिसंबर 1946 को। तो आपको मालूम है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा आंसर। सब बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बार रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसे चेक हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, यह कथन किसका है? ये कथन किसका है आपका ऑप्शन देखना है आपको। पहला है के.टी. शाह साहब हैं, दूसरे हैं सुभाष कश्यप जी हैं साहब हैं, तीसरे हैं डी.डी. वासु साहब, और चौथे आपके हैं आइवर जेनिंग्स। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए किसने कहा है, के.टी. शाह साहब ने कहा है। क्या कहा है कि राज्य के नीति तत्व एक ऐसे चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो के.टी. शाह इसके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8वां संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार, ठीक है, नंबर 1 है सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर होते हैं, दूसरा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होते हैं, तीसरा है स्थगित किए जा सकते हैं, और चौथा है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो देखिए ऐसा है, जब राष्ट्रीय आपात, जैसे अब यहाँ पर कह रहा है क्या संकटकालीन, तो संकटकालीन मतलब क्या होगा कि जब राष्ट्र पर आपात की स्थिति हो। तो आपात की स्थिति दो, आप जानते हैं 3 तरह की आपात स्थितियाँ हैं। अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, और 360 की स्थिति है। तो 360 वित्तीय आपात का होता है, और 356 जो है राज्य तंत्र फेल हो जाने पर, राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होने की स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात की स्थिति में बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इस तरह की स्थितियों के लिए लागू होता है। तो संकटकालीन स्थितियों में क्या होता है, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, और केवल अनुच्छेद 20 और 21 उस समय संरक्षित रहता है। आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका ही केवल सुरक्षित रहता है, बाकी सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ये स्थगित, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है अगर स्थगित किए जा सकते हैं तो बिल्कुल सही है, आपात स्थितियों में ऐसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निषेध तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है? ठीक है, भारतीय संविधान में जो कह रहा है किस देश से प्रेरित होकर के किया गया है। ठीक है, पहला सोवियत रूस कह रहा है, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, और चौथा है ब्रिटेन। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सहज क्वेश्चन इसका है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसमें आयरलैंड दिया हुआ है, आयरलैंड से ही क्या होता है, नीति निषेध तत्वों को भारत में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी सी नंबर का आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ठीक है, तो 42वां, 44वां, 25वां और 52वां। तो देखिए शॉर्ट सिंह समिति के आधार पर कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, जिसे मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस समय उसी के द्वारा जो है शॉर्ट सिंह समिति के आधार पर जो आपके संविधान संशोधन किए गए थे, 42वां संविधान संशोधन, तो उसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत में स्थान दिया गया था उसमें संविधान में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन बच्चों, 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया?
ठीक है, कौन सा अधिकार था जिसमें से हटा दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 43वां और 45वां। तो आप ये जान लीजिए अच्छी तरीके से कि 44वां संविधान संशोधन जो था वो क्या था, संपत्ति के अधिकार को लेकर के जो मौलिक अधिकार की श्रेणी है उससे हटाने के लिए था। तो 44 जो है 1978 में जो लागू हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है मौलिक संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा बच्चों बी ऑप्शन में 44वें संविधान संशोधन, तो ये करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करके किसने निश्चित की गई, कितनी होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे कितनी निश्चित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो चुका है, तो उस आधार पर अगर हम देखेंगे, अगर ये ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ पर तो 31 होना चाहिए, लेकिन 2019 के आधार पर अगर आप देखेंगे जो करंट स्थिति बन रही है वहाँ पर क्या हो गया है, 4 और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ चुकी है। 4 नहीं आप कहिए तो 3 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पहले हुआ करता था क्या, 30 + 1 यानी 31 हुआ करते थे। अभी क्या स्थिति हो गई, 33 + 1 यानी कि कुल टोटल 34 आपके न्यायाधीश हो गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कुल टोटल 34 हो गई है। तो 34 आपके यहाँ पे होगा ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में अगर इस तरह से दे रहा है तो ये होगा, अगर 34 दिया होता तो 34 हो। वर्तमान स्थिति में अगर आप देखें तो 34 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, और फिर कह रहा है गृह मंत्री द्वारा, और उसके बाद कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये आपके ऑप्शंस दे रहा है। तो किसकी नियुक्ति की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है। तो आप जान लीजिए ये सब ऐसे पद हैं जैसे आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 312 के तहत अगर आप देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में जो बनाया गया है पद, तो राष्ट्रपति महोदय ही अखिल भारतीय सेवाओं के लिए राज्यसभा में ही पारित किया जा सकता है इस आधार पे, और राष्ट्रपति ही उसकी स्वीकृति पर ही ये हो सकता है। तो जो भी संघ लोक सेवा आयोग है वो किस पे डिपेंड करता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो राष्ट्रपति इसके होंगे, इसके लिए जवाब दे, ठीक है। तो यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और आपका इसके आगे 14वां नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो डेफिनेटली अब तो खत्म हो गया योजना आयोग, नीति आयोग हो गया है इसकी जगह पर। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, हमेशा ये जान लीजिए योजना आयोग के जब तक था तब तक इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते थे। अभी नीति आयोग हो गया है तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री महोदय हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री पहले ही ऑप्शन पे दिख रहा है, नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये स्थिति बनेगी आपकी। 15वां नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आपका न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया है। तो पहला है यहाँ पर देखिए बेटा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन होना चाहिए, ग्रेट ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो आप चलिए 3 में से ही ऑप्शन में से बताइए आप किस में से है। तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, न्यायिक पुनरावलोकन की जानते हैं शक्ति कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, बी नंबर पे हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत जो है मानने के लिए, सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। तो अनुच्छेद 74 है, 76, 78 और 60 है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 74 जो है वो क्या कहता है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का है, भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन सुना नहीं चुना होना चाहिए, चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण। उपराष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति द्वारा तो ऐसा है नहीं,
राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और तीसरे में है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, चौथा कह रहा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो बिल्कुल सही यही है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इसमें चुना जाता है। अगर इसको और डीप क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करें तो पूछता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो आप जान लीजिए लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत सारे सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जितने लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, साथ ही साथ आपकी विधानसभाओं के सदस्य भाग लेंगे। राज्यों की विधानसभाओं के विधान परिषद के सदस्य तो भाग लेते नहीं है विधानमंडल के, और सदस्यों में से अगर देखें तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो इसमें सभी सदस्य भाग लेंगे इसमें से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। और 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान हैं प्राप्त हैं। तो भाई सीधी सी बात है, कितनी तरह की आपातकालीन शक्तियां, अभी मैंने आपसे जिक्र किया था 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। मुझे लगता है कि मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, लेकिन अगली जो सीरीज मिलेगी आपको थोड़ी सी कठिन मिलेगी। अभी तो मैंने केवल रिवीजन कराने के लिए जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी बच्चे उनमें भी कमियां कर जाते हैं और वो संयोग से एग्जाम में छूट जाता है और गलत हो जाता है उनका। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1950 में, 1952 में, 1951 में, 1953 में, ठीक है। तो ये 3 स्थितियां बता रहा है कब किया गया था। तो भाई देखिए चुनाव कब होगा हमारे यहाँ चुनाव कब हुआ था, 51 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ। चुनाव 52 में सरकार बन करके आई थी, ठीक है। पहली लोकसभा का गठन 52 में हुआ था। तो 52 में जब गठित हुई लोकसभा तो उसके बाद में ही कोई भी योजना जो है क्रियान्वित होगी ना, तो डेफिनेटली इसमें 1952 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो पहली जो है विकास योजना यही चलाई गई थी। और 20 नंबर का क्वेश्चन आपका है बच्चों, इसमें कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों क्या तो उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। बहुत आसानी से इसमें आप समझ जाएंगे कि कौन सा टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन किस चीज़ को लेके था। तो आप उसको समझ जाएंगे कि कैसे ऑप्शन में है। जैसे अभी आपने ग्रामीण विकास पंचायती राज व्यवस्था के बारे में किस में था, 73वें संविधान संशोधन, 74वें में आपका क्या था, नगर पालिका नगर पंचायतों के संदर्भ में आपका था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कह रहा है। तो पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 92 में 1992 में आया था सुधार, और 93 में इसको पारित किया गया था, ठीक है। बीपी सिंह की सरकार थी इसमें, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी। और उसके पहले 89 में जो है राजीव गांधी जी ने इसको पटल पे लेके आए थे, लेकिन संयोग से वो पारित नहीं करा पाए थे। और फिर इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब आई तो थोड़े संशोधनों के साथ इसे पारित कर दिया गया था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर के क्वेश्चन पे है, राष्ट्रीय पार्टी किस श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किस भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शंस दे रहा है आपका 3, 4, 5, 6। देखिए इसके लिए कई मानक हैं। इन कई मानकों में अगर राज्यों के आधार पर देखें तो कोई अगर क्षेत्रीय पार्टी है जो अलग अलग राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में अगर अपना स्थान प्राप्त कर लेती है, 4 राज्यों में मतलब राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अगर प्राप्त कर लेती है तो फिर वो केंद्रीय पार्टी घोषित की जा सकती है। यानी कि कोई पार्टी एक राज्य मतलब लगभग 4 राज्यों में 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा प्राप्त हासिल कर लेती है तो फिर वहाँ पर वो उसमें हो जाएगा, है ना। तो उसमें श्रेणी में आपके आ जाएगा। तो चौथा 4 राज्यों में उसको स्थान प्राप्त करना होता है। अगला है बच्चों लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में पारित हुआ था कब, 1986 में। अभी कल ही वीडियो हम लोगों ने इसके संदर्भ में बनाया है आप लोगों के सामने, और तो उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। पहला है आपका 1986 में, दूसरा है 1979 में, और तीसरा है 1990 में, और चौथा है 1996 में। तो लोकपाल जो आपका आया था वो विधेयक कब आया था, 1990 में आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। वीडियो देख लीजिएगा लोकपाल लोक आयुक्त का वीडियो अगर अच्छे से समझना चाह रहे हैं बच्चों।
अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पंचायती राज पंचायती राज की स्थापना। दूसरा है राज्यों के पक्ष में अधिक आर्थिक विकेंद्रीकरण। तीसरा है नौकरशाही संरचना में शक्ति का विकेंद्रीकरण। और चौथा है सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा। ये आपका विकेंद्रीकरण के संदर्भ में बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या था, पंचायती राज की स्थापना। देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये है, अगर सही मायने में हम देखें तो लोग मतलब यानी कि जो शक्ति का केंद्र हो कहीं एक बिंदु पर न केंद्रित होकर के बहुत सारी इकाइयों में बट जाए, शक्तियाँ कई जगहों पर बट जाएँ, तो उसे कहेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थिति में कहेंगे मूल रूप से। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहा है वहाँ पर सेंस, यहाँ पर विकेंद्रीकरण का जो परिचय दे रहा है इस ऑप्शन के आधार पर, वो क्या है, पंचायती राज की स्थापना वाला सेंस में सोना। तो यहाँ पर यही होना चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर 1 है मोरारजी देसाई द्वारा 1966 ईस्वी में जो है की अध्यक्षता में गठित की गई लोकपाल की व्यवस्था जो है केंद्र और राज्यों की सिफारिशों में की गई थी। और इस आधार पर अगर हम देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अगर हम देखते हैं तो 57 की स्थिति में जब हमारा एक तरह से कहिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद में जो एक पंचवर्षीय योजना के रूप में अगर जो योजना चलाई जाती है वो आपका 1957 में जो है 57 में आपका एक तरह से ये व्यवस्था बनाई जाती है। बलवंत राय मेहता समिति गठित की जाती है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश और संस्तुति के आधार पर ही एक तरह से कहिए कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की मतलब जो है प्रावधान किया जाता है। हालांकि उस समय से लेके ये पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय तो बना दिया गया था, लेकिन ये फाइनली जो लागू हो पाया सिस्टमेटिक वे से वो जब ये जो पंचायती राज व्यवस्था एक तरह से 73वां संविधान एक तरह से कहिए कि 73वां संविधान संशोधन जब हुआ उसी के बाद से लागू हुआ। तो यहाँ पंचायती राज व्यवस्था होगी आपको। चलिए ऑप्शन ए हो गया। और 24 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसमें है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, दल विहीन प्रणाली। तो इसमें से आपको जो है देखना होगा लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी दलीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। तो किसी भी राष्ट्र में अगर देखा जाए तो जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में देखेंगे तो जहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था होती है वो मूल रूप से वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, जिससे कि वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना बेहतर तरीके से हो पाती है और जनता को उसमें सोचने का अवसर भी मिल जाता है। तो इसके दौरान आप वहाँ पर बड़े पैमाने पर देख पाएंगे। भारत में भी काफ़ी हद तक कुछ दिन पहले की बात अगर करेंगे आप तो यहाँ पर 2 राजनीतिक पार्टियाँ बड़े पैमाने दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि जो है भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं। ये अपना एक अलग रोल अदा करती हैं सरकारों को गठन करने में, गठबंधन बनाने में। तो थोड़ा सा भारत की स्थिति थोड़ी डिफरेंट टाइप की हो जाती है। वैसे फिर भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा जैसे 2 राजनीतिक बड़ी पार्टियाँ हैं जो कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए रहती हैं। उसी तरह से ब्रिटेन में आपको देखेंगे और USA में देखेंगे तो वहाँ पर भी 2 दलीय व्यवस्था ही बड़े पैमाने पर रहती है। वहीं पर बात कर रहे हैं हम साम्यवादी देश चीन की बात करें, रूस की बात करें, तो यहाँ पर एक ही राजनीतिक पार्टी होती है जो कि मतलब एक तरह से कहिए लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं रहती है। तो यहाँ पर 2 पार्टियाँ, जिस भी राष्ट्र में 2 पार्टियाँ होंगी, 2 दल होंगे तो वो बेहतर स्थिति मानी जाएगी लोकतंत्र के लिए। ठीक है, 25वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित, जनवादी लोकतांत्रिक अवधारणा से संबंधित है। क्या संबंधित है? ठीक है, इसमें कह रहा है लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है? नंबर 1 लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से, नंबर 2 है लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से, नंबर 3 है लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से, नंबर 4 है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको इसमें देखना होगा कि इसमें से क्या होगा। तो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा का संबंध मार्क्सवादी चिंतन से जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो जिसके तहत किसान और जो है सर्वहारा वर्ग, निम्न बुजुर्गा वर्ग के लोग इसमें अपनी मिलीजुली सरकार बनाते हैं। इस आधार पर, इस उद्देश्य से स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के आधार पर नए समाज की प्रस्थापना या एक तरह से स्थापना करने का ये प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर लोकतंत्र के लिए अगर देखेंगे मार्क्सवादी अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो ये इसके लिए आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको जानने के लिए अगर देखा जाए जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा में अगर हम देखेंगे तो लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से ये संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है,
क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 356 अभी मैंने बताया था आपको कि राजतंत्र विफल हो जाने पर इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, पहला ये दे रहा है। दूसरा कह रहा है इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तीसरा है किसी राज्य के आंतरिक अशांति होने पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है आपका, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 356 मैंने बताया था, तो 356 अभी मैंने एक्सप्लेन आपको किया था इसके अगले क्वेश्चंस में। वहाँ पे मैंने बताया था कि जब राजतंत्र फेल हो जाता है तो राज्य की जब व्यवस्था जब फेल हो जाएगी, नहीं कि इसके अंतर्गत होना चाहिए क्या, सशस्त्र विद्रोह, तो आपका 352 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा है संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाने पे ये हो जाएगा, और आंतरिक अशांति वगैरह वो भी 352 में ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको देखा जाए तो यहाँ बी ऑप्शन होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने की स्थिति में यहाँ पे बी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, आप लोग तो जान ही रहे होंगे ऑप्शन, सहज क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेवियाथन, यहाँ पे देखिए लेवियाथन लिख दिया गया है, लेकिन ये होना चाहिए लेवियाथन का लेखक क्या है? ये किताब है, पुस्तक है आपकी, किसकी पुस्तक है ये? हॉब्स की है, लॉक की है, रूसो की है, इनमें से कोई नहीं, यानी किसी की नहीं है। नहीं तो होना इसमें क्या चाहिए, किसकी लेवियाथन किसकी पुस्तक है? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं हॉब्स महोदय की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। हॉब्स जानते ही आप, जर्मनी के रहने वाले, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। थॉमस हॉब्स इनका पूरा नाम है। 1958 में 88 में इनका जन्म हुआ था ब्रिटेन में। ठीक है, ये पादरी के पुत्र थे। ठीक है, और ये तमाम सारी चीज़ें इनके संदर्भ में हैं। और इनकी और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो लेवियाथन तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक अगर बात करेंगे, कुछ और पुस्तकों के बारे में बताऊँ आपको, डिसेवी है, डी कार्पेरी पॉलिटिको है, और डी होमाइन है, कानून के तत्व हैं, गृह युद्ध है पर एक वार्ता, ऐसे तमाम सारी हॉब्स की जो है ये समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। ये आप लोग जान ही रहेंगे इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन तब देखते हैं, इसमें ऑप्शन इसमें ए हो जाएंगे। और 28 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत जो है राज्य के साथ होता है, यह परिभाषा किसकी है? तो बहुत ही फेमस परिभाषा है आपकी। राज्य का अंत और जो प्रारंभ और अंत किससे होता है? तो गार्नर महोदय की परिभाषा है, सबसे फेमस परिभाषा के रूप में अगर आप देखें तो गार्नर है, गार्नर लिखा है इसमें, गार्नर महोदय होने चाहिए, गार्नर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 29 नंबर का क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन में इसमें देखिए कहाँ क्या हाफ दे रहा है, लाक दे रहा है, रूसो दे रहा है और लास्की दे रहा है। तो रूसो साहब जो हैं ये फ्रांस के रहने वाले थे। संप्रभुता के बारे में इनका जो अवधारणा थी रूसो महोदय की, तो उन्होंने क्या कहा था, इस पर लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा के बारे में कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, रूसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 30 नंबर का क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक स्वातंत्र्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? ठीक है, किस सिद्धांत के रूप में? तो शक्ति सिद्धांत के रूप में, ऐतिहासिक सिद्धांत के रूप में, दैवी सिद्धांत के रूप में, मार्क्सवादी सिद्धांत के रूप में इसमें बता रहा है। तो देखिए ये है जो है ना सामाजिक स्वातंत्र्य का सिद्धांत जो है वो दैवी सिद्धांत के अगेंस्ट में आया था, एक तरह से कहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 में हो जाएगा, जो 3 में है, दैवी सिद्धांत के अपोजिट में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, 31 नंबर का क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में? तो कह रहा है तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो ये आपका जनता में होना चाहिए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे जनता होगा, उन्हीं में सारी चीज़ें समाहित है। जनता अपने आप में पूर्ण है। राजनीतिक कानून का संबंध है, राजनीतिक कानून का संबंध है, किससे संबंध है बच्चों? व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से, दूसरा है व्यक्ति के आंतरिक आचार व्यवहार से, तीसरा है समूह के आंतरिक आचार व्यवहार से, और चौथा है नागरिक के आंतरिक आचार व्यवहार से। तो ये आपका देखिए राजनीतिक कानून का संबंध किससे है?
तो ये बच्चों व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से ही संबंधित है। कानून क्या करेगा, जब कोई बाहरी कोई आचरण अपना शुद्ध नहीं रखेगा तो कानून उसी के विरुद्ध कार्य करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा न्याय का सार्वलौकिक तत्व है। न्याय का कौन सार्वलौकिक तत्व है। ठीक है, तो पहला क्या रहा है, न्याय समानता पर बल देता है। ठीक है, दूसरा है न्याय और असमानता का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए न्याय असमानता का पर्यायवाची है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, न्याय असमानता का पर्यायवाची है। और तीसरा है न्याय बंधनों पर बल देता है, और चौथा है न्याय बंधनों का अभाव है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, न्याय जो है वो बंधनों पर बल देता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आपका सी होगा। अगला है बच्चों 34 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है। ठीक है, अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है। तो लोकतंत्र का, आदर्शवाद का, साम्यवाद का, व्यवहारवाद का। तो ये आप जान लीजिए कि अधिनायक तंत्र जो है वह क्या है, लोकतंत्र का विरोध है। अधिनायक तंत्र मतलब होता है डिक्टेटरशिप, यानी कि एक तरह से राजतंत्रीय व्यवस्था के बारे में कह रहा है। एक व्यक्ति में शक्ति निहित हो, अधिनायक तंत्र हो जाएगा। तो लोकतंत्र में शक्ति विकेंद्रीकरण की बात करता है, तो लोकतंत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रिपब्लिक का लेखक कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहा है हॉब्स, लॉक, रूसो और प्लेटो। रिपब्लिक, ठीक है, तो रिपब्लिक जो है आपकी प्लेटो की रचना है, ये आपको मालूम ही होगा। ठीक है, नहीं जानते हैं तो जान लें आप, प्लेटो होंगे इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है, अरस्तु क्रांति के सिद्धांत का समर्थक है। कौन सी क्रांति का समर्थक। अरस्तु क्रांति किस सिद्धांत का समर्थक है। ठीक है, तो परंपरावादी, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, प्रक्रियावादी, ये आपका होना चाहिए प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी में कह रहा है, तो यहाँ पर किसके लिए समर्थक, अरस्तु क्रांति के सिद्धांत का समर्थक करता है। किस क्रांति का सिद्धांत करता है, तो यहाँ पर नव उदारवादी सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, ये क्रांति की बात करते हैं नव उदारवादी विचारधारा के साथ। ठीक है, 36 का बी हो जाएगा बच्चों। अगला है आपका आचार्य, यहाँ पर लिखा है काटन, नहीं कौटिल्य होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर आचार्य कौटिल्य। ठीक है, आचार्य कौटिल्य ने राज्य के किस रूप को देखा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एक दैवीय संस्था, एक वर्गीय संस्था, और तीसरा है एक मात्र संस्था, और चौथा कह रहा है मानवीय संस्था। तो मानवीय संस्था के रूप में देखा गया है बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 37 का। वेरी गुड। अगला है बच्चों, भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर हैं। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सब पता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए। लोकतंत्र, न्याय, समाजवाद और राजनैतिक। तो जानते हैं आप 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन से 3 शब्द थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आपके जोड़े गए थे। तो यहाँ पर शब्द समाजवाद दे रहा है केवल, तो यहाँ पर समाजवादी हो जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से शब्द मैंने अभी आपको बताया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। ठीक है, पहला संशोधन कब किया गया था भाई, तो सीधी सी बात है 51 में किया गया था, पहला क्यों संशोधन किया गया था। ठीक है, आप लोग चाहें तो इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किससे संबंधित था ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी के द्वारा अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। अब बताइए, याद आया, नहीं याद आया, जो लोगों को याद आया उन्होंने बताया होगा। ठीक है, 51 में। चलिए आगे देख लीजिएगा, जो लोग पूरा डिटेल वीडियो वो आपको सब मिल जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें, 61वें
और आपके 73वें। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, आयु सीमा कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 42 नंबर का है, निम्नलिखित में से एक नैतिक कर्तव्य है, एक नैतिक कर्तव्य है, क्या है, कर देना, दूसरा है माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, तीसरा है सैनिक सेवा करना, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें क्या होना चाहिए, निम्न एक नैतिक कर्तव्य है। भाई क्या कर्तव्य है, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये नैतिक कर्तव्य के रूप में दिख रहा है। सैनिक सेवा देना तो ये नैतिक कर्तव्य नहीं है, ये तो जरूरत पड़ने पर आपका एक तरह से कहिए कि राष्ट्र के लिए समर्पण भावना हो जाएगी। तो नैतिकता अगर बात करें तो हम माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राज्यसभा विघटित हो जाती है कब, 4 वर्ष बाद, कभी नहीं, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो भाई देखो कभी विघटन होता है क्या, पूर्ण रूप से कभी नहीं। इसके क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, या कहिए 1/3 सदस्य मनोनीत की नियुक्त हो करके आते हैं, चुन करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ कभी भी अस्थायी नियुक्त रूप से कभी समाप्त नहीं होती, तो कभी नहीं, ये समाप्त कभी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। ठीक है, कभी नहीं समाप्त होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप लोगों को बच्चों 44 नंबर का, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, अभी बताया था मैंने, संसद के दोनों सदनों के सदस्य लेते हैं, लोकसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी है। अभी मैंने डिटेल इसका किया था, वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, यानी लोकसभा के जो दो मनोनीत किए जाते हैं वो नहीं भाग लेते हैं, और 12 सदस्य राज्यसभा में जो भाग मनोनीत किए जाते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, और किसी राज्य में मनोनीत किए विधानसभाओं में मनोनीत के सदस्य वो भी भाग नहीं लेते हैं, और राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य भाग लेते हैं, और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसका हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश से ली गई हैं। आपातकालीन शक्तियाँ जो हैं किस देश से ली गई हैं आपकी, तो भैया जान लो कहाँ पे है इमरजेंसी की स्थिति कहाँ बनती है, तो वही जर्मनी आपके हैं, कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से संविधान से, जर्मनी के संविधान से, और अमेरिका के संविधान, तो जर्मनी हो जाएगा आपका। ठीक है, आपातकाल स्थिति जर्मनी के विधान से या संविधान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 46 नंबर का, भारत में सर्वोच्च माना गया है किसको, न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो भाई देखिए ऐसा है ना कि संसद हमारी जो है वो क्या करती है, कोई भी कानून बनाती है तो किसके आधार पर बनाती है, जो संविधान में वर्णित बातें उसी के आधार पर वो बनाती है। तो और उसके बाद न्यायपालिका अगर हमारा कोई कार्य डिसीजन लेती है वो किसके आधार पर डिसीजन लेती है, संविधान में ये बातें लिखी गई हैं, इस आधार पर ये होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि संसद और न्यायपालिका दोनों हमारे किसको ज़्यादातर मतलब जो महत्व ध्यान में रख करके कानून बनाती हैं, या न्यायपालिका निर्णय देती है या संसद का ये कानून बनाती है, तो वो संविधान को ध्यान में रख करके करती है। तो संविधान होगा सबसे सर्वोच्च जो है भारत में, क्या महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है 47 नंबर है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो बताइए कौन से हैं इसमें से, क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन महत्वपूर्ण महिला रही हैं आपकी। तो डेफिनेटली आपको बचपन से आप लोगों को पता होगा, सुचेता कृपलानी मॉडर्न रही हैं। ठीक है, सुचेता कृपलानी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है। नागालैंड की राजधानी जो दे रहा है वो इम्फाल है, ईटानगर है, कोहिमा है, अगरतला है। तो सीधी सी बात है, सी कोहिमा हो जाएगा आपका। और अगला 49 नंबर का 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। निर्वाचन आयोग कौन सा कार्य नहीं करता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, तीसरा है उम्मीदवारों का चयन करना, और चौथा है उपचुनाव कराना। ठीक है, तो कौन नहीं करता है, उम्मीदवारों का चयन कौन करेगा। देखिए भाई इसमें क्या कह रहा है, निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। भाई निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, क्षेत्रों का परिसीमन करना, ठीक है, ये राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी कार्य है, उम्मीदवारों का चयन करना, उपचुनाव कराना है। भाई देखिए कराना, उम्मीदवारों का चयन करना वो क्यों करेगा, जो इसको मतदान मिलेगा उसके आधार पर होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 50 लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ये। चलिए इसमें देखते हैं क्या है, कह रहा है इसमें कि राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए ज़रूरी, क्या है लिख रहा है इसमें, किसके लिए ज़रूरी
हैं, ज़रूरी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर दिया है कंप्यूटर साहब ने, जो बनाने वाले हमारे अकाउंटेंट टेक्निकल कोर के हैं, वो कहीं कहीं त्रुटियाँ कर जा रहे हैं। बहरहाल आप लोग उसको क्षमा करिएगा। यहाँ पर क्या है आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोगों का राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए ज़रूरी होना चाहिए बच्चों? ज़रूरी हैं, तो किसके लिए ज़रूरी हैं? सैनिक शासन के लिए, दूसरा कह रहा है तानाशाही के लिए, तीसरा कह रहा है लोकतंत्र के लिए, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये राजनीतिक दल किसके, लोकतंत्र के लिए जरूरी होंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोगों का जो 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको भली भांति समझ पाए होंगे अच्छे से, ये आपके लिए उपयोगी होगा। और इसके बाद हम लोग एक नई जो है सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपको आगामी जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा और सभी कंपटीशन के लिए आपको बहुत बेनिफिट देगा। अगर आप उससे संबंधित कोई सूचना लेना चाहते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इसको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो टेस्ट सीरीज आप लोगों ने दी है ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज नई सीरीज के साथ आप लोगों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।